इस बार के यूपीएससी एग्ज़ाम में पूर्णिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अगर कोसी की बात करें, पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो और भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो टॉपर है वो हमारे पूर्णिया प्रमंडल से है, किंतु 52वां रैंक पर जो है वो हमारे पूर्णिया के आशीष कुमार मिश्रा जी हैं और उनके साथ आज हम मौजूद हैं ख़ास तौर से ये जानने के लिए कि उन्होंने इस उपलब्धि को कैसे हासिल की, क्या कुछ करना पड़ा, कैसा संघर्ष रहा इनका, बचपन से लेकर एक आईएएस बनने का जो सफ़र है वो कैसा रहा। आशीष जी, सबसे पहले आपका हम अपने दर्शकों के बीच स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर। आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो एक बचपन होता है और बचपन से एक आईएएस बनने का जो सफ़र है आपने वो तय किया है। जी सर। कैसा रहा? सर बचपन से जो एक सपना देखा था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस सपने को अचीव कर पाया। बट सर नो डाउट सफ़र जो है एक लंबा सफ़र था, इसमें कई अप्स एंड डाउन्स आए। कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग होता था, स्पेशली जब आप कॉलेज से पास आउट हो गए हैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से और आप कुछ कमा नहीं रहे हो एंड देन मैनी ऑफ़ योर फ्रेंड्स आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ्स। तो काफ़ी ख़राब भी लगता था। दो बार मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ चयन, कॉलेज में भी 3 इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से एक सेल्फ डाउट भी आता था कभी कभी। तो और कभी कभी कुछ खुशी के पल भी थे जब मेरा मेंस में होता था, जब मेरे ऑप्शन में अच्छे मार्क्स आते थे। तो सर जर्नी काफ़ी लंबी रही है, मैराथन की तरह रही है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बट सर एक कॉमन चीज़ जो मुझे लगा कि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहेंगे और यस अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है और यही अप्स एंड डाउन्स जो हैं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की नींव रखते हैं और अप्स एंड डाउन्स आने भी चाहिए एक के लाइफ में एंड जो भी फेलियर है उससे लोगों को सीखना चाहिए। बट कुछ सिखा के ही जाता है। यस सर। फॉर इंस्टेंस सर लास्ट ईयर मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मेरे जीजा जी ने बोला था यार फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जब सेकंड अटैम्प्ट में होगा तुम्हारा देन यू विल बी अ मोर मैच्योर्ड पर्सन। एंड सर इस अटैम्प्ट में मैंने इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ सीखी हैं, खुद में इनकलकेट किया है कि मुझे लगता है कि ही वॉज राइट। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा अप्रोच थोड़ा सा नेगेटिव था, मुझे लगता था कि मुझसे शायद ना हो पाए, सेल्फ डाउट था मुझे मेरे अंदर। अब मुझे लगता है कि वी नीड टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, खुद पे तो हमेशा भरोसा रखना चाहिए। जब इवन इफ़ पूरी दुनिया हम पे भरोसा ना रखे, जो सिंगल बंदा जो खुद आपको लास्ट में आप पे भरोसा रखता है वो आप स्वयं होने चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक डोमिनेटिंग माइंडसेट और एक तरीका लाइक कि कोई भी एग्जामिनेशन हो या फिर लाइफ में कुछ भी हो, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग उसकी सक्सेस होने के चांस कम रहते हैं। तो मैंने प्रॉपर प्लानिंग किया। फॉर इंस्टेंस मेरा मेंस में और इंटरव्यू में मुझे कम नंबर आ गए थे, पेपर छूट गया था, तो मैंने प्लानिंग किया कि मुझे मेंस में 70 से 80 नंबर बढ़ाने हैं, इंटरव्यू में 10 से 20 नंबर बढ़ाना है एंड फॉर्चुनेटली और मेरे मेहनत की बदौलत वैसा ही हुआ। लेकिन जैसा मैंने प्लान किया था वैसा एग्जीक्यूट हुआ और मैं ये सोच के गया था कि मुझे इस प्लानिंग से चलूँगा और ये एग्जीक्यूट होगा तो मेरा आईएएस बन जाऊँगा, मैं आईएएस बन जाऊँगा एंड फॉर्चुनेटली वो प्लान सक्सेसफुल रहा और मैं बन गया। अच्छा, उसको क्या क्या प्लान था? सर सबसे पहला तो ये है कि मेरे हिसाब से सक्सेस पाना जो है कुकिंग की तरह है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट होता है, कुछ तरीका होता है कि आप नमक डालोगे, हल्दी डालोगे, मिर्च डालोगे, कब उसका प्रॉपर टाइम है, किस तो समय उसी तरह से सर जैसे नमक जो है ना वो किसी भी खाने में मोस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट, नमक के बिना कोई खाना स्वादिष्ट नहीं होता। तो नमक जो है सर मेहनत है, आपका मेहनत, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी ये सभी करते हैं। तो हर खाने में नमक होता है, लेकिन पार्ट भी है सर सेक्रीफाइस। आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा क्योंकि सर नेचर का लॉ है, बिना कुछ दिए आपको कुछ मिल नहीं सकता है। ये नेचर का भी लॉ है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी लॉ है कि आपको कुछ देना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। फॉर इंस्टेंस सर मैं इकोनॉमिक सेक्रीफाइस तो था ही, अच्छे कॉलेज से पढ़कर भी मैंने जॉब नहीं किया, पैसों के लिए मुझे परिवार पे निर्भर रहना पड़ता था और अंदर से ख़राब लगता था बिकॉज 60 साल की एज में जब पेरेंट्स हैं तो ये मेरा ड्यूटी होना चाहिए कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं, बट मैं उनसे सपोर्ट ले रहा था तो अंदर से ख़राब लगता था दैट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल एज सुन एज पॉसिबल। सेक्रीफाइस था। फॉर इंस्टेंस सर एक बिहारी हूँ और बिहारी होने के नाते सर छठ का एक अलग महत्व है हम बिहारियों के लिए। सर मैं 4 साल से सर छठ में नहीं आ पाया घर क्योंकि मेरा मेंस कभी पड़ जाता था, मेरा पढ़ाई छूट जाता था, तो ये भी एक सेक्रीफाइस है जिसमें सर पूरा सपोर्ट था मेरे फैमिली का। और सर तीसरा है सर कि कोई भी कॉम्पिटिशन में लक का तो फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो मेरा ये मानना है कि एक लकी व्यक्ति वही होता है जिसका हार्ट प्योर होता है, तो और उसका हार्ट प्योर होता है, वो हम्बल होता है, वो दूसरों को अच्छे से ट्रीट करता है क्योंकि तभी अगर आप ये वैल्यूज़ डिस्प्ले करेंगे तभी ईश्वर या फिर किस्मत आपका साथ देगी। किस्मत
सिर्फ अच्छे लोगों का साथ देती है, ये मेरा मानना है। अच्छा, आपको लगता है, आपका कहना हुआ कि आपकी मेहनत और परिवार के लोगों का जो सपोर्ट है, यस सर। तो ये तमाम चीज़ें मिला करके ये उपलब्धि हासिल हुई। यस सर। अच्छा, आपसे बात करके मुझे ये भी महसूस हुआ कि आप ईश्वर को मानते हैं। यस सर। क्या रियल में ईश्वर है? सर, मैंने ईश्वर को ना देखा है, बट एक अटूट विश्वास है। बट सर, मेरे लिए ईश्वर हर व्यक्ति में वास करता है, मुझे शायद दिखे या ना दिखे। फॉर इंस्टेंस, मेरी माँ जो हैं, उन्होंने मुझे प्री रिज़ल्ट आने से 20 दिन पहले ही बोल दिया था कि बेटा इस बार तुमको प्री देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जबकि मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत परेशान था। और जब उनकी बातें अक्षरशः साबित हुई, जब मेरा रिज़ल्ट आया और मैं सीधा IAS में चयन हो गया और कोई सर्विस में सीधा IAS में, तब मुझे लगा कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी। फॉर इंस्टेंस सर, लास्ट ईयर सर मेरा फॉरेस्ट सर्विस का बहुत कम नंबर से छूटा था, फॉरेस्ट सर्विस का डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन। उस टाइम मुझे काफ़ी दुख हुआ, अफसोस हुआ था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लगातार 5 इंटरव्यू, वो 5वां इंटरव्यू था जिसमें मैं चयन नहीं हुआ था। बट अब हाइंडसेट में मैं देखता हूँ तो देयर इज़ अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब एक ग्रैंड स्कीम है जिसमें ये लिखा होता है कि बाबू तुम IAS बनोगे एक दिन, घबराओ मत, लगे रहो, और ऐसा इंसान बनोगे जिसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का भी नींव डलेगा सेकेंड अटेम्प्ट में। तो इन सब वजहों से जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर को मैंने देखा नहीं है, बट देयर इज सम हायर पावर एंड आई बिलीव इन इट। कुछ ना कुछ है, कुछ तो है, लगता है कुछ ना कुछ है। हाँ, कुछ तो है, उसको मानना चाहिए। सर, निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट तो है। अच्छा, बगैर मेहनत किए भी सिर्फ ईश्वर के मानने से काम हो सकता है? सर, एक टाइम के बाद आपको छोड़ना पड़ता है। लाइक एक टाइम के बाद, जैसे ये गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट है। अपना कर्म कीजिए, जो मैंने किया ईमानदारी से किया, कि जो मेरे हाथ में था मैंने उसे किया, मेरे हाथ में जो भी था मैंने उसे अच्छे से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक मैंने जो अपने हाथ का काम था, कर्तव्य था, निभा दिया। बट उसके बाद एक एलिमेंट होता है अनसर्टेनिटी का, ऐसे एग्जामिनेशन में खासकर, तो उस टाइम के बाद आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कि अब मेरे हाथ का काम हो गया है, अब किसी और को, अगर आपके गुरु हैं या हायर पावर में ईश्वर हैं, अब आप देख लीजिए। बट वो बोलने के लिए आपको अपने तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा। एंड सर, एक इंसिडेंट है, सॉरी इफ आई एम बीइंग लॉन्ग, आई वाज आस्क्ड दिस सेम क्वेश्चन इन द इंटरव्यू बोर्ड कि यहाँ से जाके आशीष क्या करोगे। देन आई सेड कि सर रामकृष्ण आश्रम जाएंगे। एंड सर, इतना ज़्यादा मेहनत हो गया था इंटरव्यू के लास्ट तक कि आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, कि अब मैं अपना सब कुछ कर चुका हूँ। तो मैंने सर यही बोला कि मैं वहाँ पे जाके प्रे करूँगा कि हे प्रभु, आई हैव गिवन माई बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट, रेस्ट लाइज अप टू यू। एंड फॉर्चुनेटली माई प्रेयर्स वेर हर्ड एंड आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व दिस नेशन एज एन IAS। आशीष जी, चूँकि आप ईश्वर को कहीं ना कहीं मानते ही yes, हैं, और हम लोग भी मानते हैं। जी सर। चूँकि आप इसको थोड़ा सा समाज से जोड़ के देखते हैं और कुछ जो अभी बना हुआ स्थिति पूरे देश की, उससे भी जोड़ते हैं, क्योंकि आप जिस पोस्ट पर हैं जी सर, वो एक बहुत बड़ा पोस्ट है। जी सर। सरकार मंदिर बना रही है, हाँ सर, और आप भी ईश्वर को मानते हैं, जी सर। तो ठीक सब कुछ सर, ये कंट्रोवर्शियल इशू है, बट मैं यही बोलूँगा कि कोई भी प्रोसेस जो होना चाहिए वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से वो करेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के जजमेंट के हिसाब से वो करेक्ट है, देन एज अ सिविल सर्वेंट मेरा ड्यूटी है कि मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँ। मीन्स आई हैव टू बी पर्टिकुलरली न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और सही गलत का फैसला सर मैं नहीं कर सकता, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन जैसे सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो जो पार्टी के लोग होते हैं वो कभी कभी अपना वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं कि हमको किस काम करने से मेरी सरकार बन सकती है, उस हिसाब से फिर वो काम कर लेते हैं। जी सर। बाद में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट आप ही लोगों के हाथ से करवाया जाता है या फिर करवाया जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में आप सर एज ए सिविल सर्वेंट हमारा ड्यूटी है रूल्स एंड लॉज को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना, एफिशिएंटली, न्यूट्रलिटी एंड अनबायस्डनेस। तो सर आई कैन नॉट, मीन्स हमारे पास एज ऑफ नाउ आई डू नॉट हैव मच फैक्ट कि मैं उसके पॉलिटिकल करेक्टनेस में जजमेंट पास कर सकूं। बट जो भी मेरे अंदर स्कीम्स आएंगी, पॉलिसीज़ आएंगी,
एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं अपना बेस्ट दूँ, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कराने में। यस। हम थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम पे आते हैं, और इंटरव्यू भी हुआ होगा Yes, आपका वहाँ, तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आपसे ज़्यादा पूछे गए और किस तरह से आपने जवाब दिया? सर मोर और लेस सर मुझसे मेरे डेप्थ बेस्ड पूछे गए एजुकेशनल बैकग्राउंड से, एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या चेंजेस आई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। भागलपुर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, आई डू नॉट नो वाई बिकॉज आई एम फ्रॉम पूर्णिया, बट भागलपुर से काफ़ी क्वेश्चन थे। एंड देन मेरे कॉलेज से के प्रोजेक्ट से कुछ क्वेश्चन थे, और लास्ट में कुछ लाइफ वाले क्वेश्चन थे, लाइक कि एक सिविल सर्वेंट के सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू कैसा है, एक सिविल सर्वेंट को दूसरों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर कॉलेज में तुम्हें क्या लगता है कि स्टार्टअप जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, या बिहार में स्टार्टअप कल्चर क्यों नहीं है। तो मोरलेस इन लाइन्स पे क्वेश्चन थे। अच्छा, वैसे जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी लगता है कि हमको भी IAS बनना चाहिए, उस तैयारी में लगे हुए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपको भी कभी कभी मन में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो उन लोगों को भी कभी कभी आ जाती है, वैसे छात्रों को आप अब क्या कहना चाहेंगे? सर आई विल लाइक टू रिपीट माई सेल्फ कि निगेटिविटी आएगा, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और सेंटिएंट बींग्स, इमोशनल बींग्स तो हैं, तो उसमें ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो है लाइफ में आते रहेंगे। देन अगेन आई वुड लाइक टू से कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। उसके लिए सेंस ऑफ गिल्ट नहीं पालना है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ और ये हूँ, सभी में कुछ ना कुछ वीकनेस तो होते ही हैं और कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होते हैं। तो इट्स बेटर कि हम अपने स्ट्रेंथ को देखें, उन्हें मजबूत करें और वीकनेस को दूर करें, क्योंकि एक सच्चा इंसान वही होता है, अच्छा इंसान वही होता है जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूव करता है। भले ही आप में 10 वीकनेस है, 2 स्ट्रेंथ है, तो अगर आप सही में सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, तो वो 10 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस हो जाएगा 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए लोग आते हैं, उनके पीछे लोग रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ख़ास तौर से बिहार में इस एरिया में हम देखते हैं कि लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं। कभी लोग आएंगे कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने सफलता हासिल की है, मेरा नाम काफ़ी रोशन किया। कभी लोग कहते हैं कि शहर का नाम रोशन किया। अभी कुछ लोग ने कह रहे थे कि नहीं, आपने पूरे देश का नाम रोशन किया। कभी कुछ लोग कहते हैं कि आपने मेरी जाति का नाम रोशन किया। कभी कुछ कहते हैं कि आपने मेरा धर्म का नाम रोशन किया। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? सर इसमें मैं IIT BHS से हूँ, मालवीय जी के इंस्टीट्यूशन से, और सर मुझे ये फेम और नेम का तमन्ना नहीं है। और मालवीय जी का भी ये बहुत बड़ा वो था, श्लोक था, और इस पे मालवीय जी बिलीव करते थे कि न तो हम स्वर्ग काम्य राज्यम न तो स्वर्गम न अपर पुनर्भवन काम्य तु दुख तत्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मुझे ना स्वर्ग की कामना है, मुझे राज्य की कामना है, और ना मुझे मोक्ष की कामना है। मेरी कामना है कि जो भी दुखी प्राणी हैं उनके कष्टों को दूर करने का बस एक माध्यम मात्र बनना है। तो सर आई डू नॉट नो, लोगों का काम है एंड दे हैव देयर राइट टू देयर ओपिनियन कि वो कुछ बोलेंगे कि हमारे देश का नाम रोशन किया, कुछ भी किया। बट सर मेरा जो अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स डाउन, इट बॉयल्स डाउन टू मी कि मुझे क्या फील होता है। मुझे फील होता है कि सर ये एक मेरे लिए वरदान की तरह है, और मेरा अल्टीमेट एम है लोगों की सेवा करना। नो मैटर कि कौन सा कैडर मुझे मिलता है, कौन सा राज्य मुझे मिलता है, या फिर वो लोग कहाँ से हैं, किस एथनिसिटी से हैं, रिलीजन से हैं, रेस से हैं, कम्युनिटी से हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी इस भारत के नागरिक हैं। भले ही वो कि नॉर्थ ईस्ट के हों या फिर साउथ के हों, सभी इस भारत के नागरिक हैं, और मेरा अल्टीमेट एम उनकी सेवा करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ आपके परिचित आ जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरा काम है, आप कर दीजिए क्योंकि आप मेरे परिचित हैं जी, और आपको लगेगा कि नहीं, ये कानून के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे इसमें आप? तो जब कानून के हिसाब से नहीं होना चाहिए तो फिर वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। फिर उनको तो आप तकलीफ दे देंगे जिनको आप सर लाइक आई सेड, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। अगर सबको मैं खुश रखने की कामना रखता ना तो मैं IAS नहीं बनता, मैं जाके आइसक्रीम बेच रहा होता। तो इट्स ओके, दे कैन हैव देयर ग्रजेस, बट जो रूल ऑफ लॉ है, जो ड्यू प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नो मैटर वो मेरे पिताजी हैं क्यों ना आ जाएं। अगर पिताजी को भी दुख होगा देन ऑल्सो इट इज़ ओके, अगर क्योंकि सबको मैं खुश नहीं रख सकता। तो कम से कम ये तो आप कह सकते हैं ना कि चलिए ऐसा कानून है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन
आपका हम सम्मान करते हैं, कम से कम उनको समझाने की तो कोशिश करेंगे। नो डाउट समझाने की कोशिश करेंगे। लाइक आई सेड कि मैं तो उन्हें मना करूँगा, अच्छे लफ्ज़ों में ही कह के मना करूँगा, बट द थिंग इज़ कि आपने कहा कि उनका काम नहीं करोगे या करोगे, तो मेरा ये ओपिनियन है कि सही तरीके से जो भी होगा, जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो भी लीगली अलाउड है, वो काम होगा। आप कोशिश करेंगे कि अगर उनका काम कानून के हिसाब से नहीं हो पा रहा है तो उनको बेहतर तरीके से समझा करके वापस करें। डेफिनेटली, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली एक सिविल सर्वेंट जो है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना मीन्स सबसे बड़ा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ है। उसके दायरे से बाहर एक सिविल सर्वेंट को नहीं जाना चाहिए, और उसके इसीलिए अगर वो लीगली वो नहीं है, टेनेबल नहीं है वो काम, तो मैं क्यों करूँगा, डायरेक्ट मना करूँगा। अच्छा, अभी चूँकि अब कार्यपालिका में आप काम करेंगे, कार्यपालिका में आपको बड़ा पोस्ट मिलेगा, और हमको लगता है कि कार्यपालिका एक बहुत मजबूत विंग है किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, तो उसका नेतृत्व एक तरह से आप लोगों के हाथ में है। आज नहीं है तो कल तो होगा ही। तो देश के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिख रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें इस क्षेत्र में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? सर देश जो है नो डाउट काफ़ी तरक्की कर रहा है अगर हम कंपेयर करें पिछले 20-30 सालों में, बट देन अगेन हम नो मैटर कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो लिमिटेड सक्सेस है अभी, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। स्पेशली मुझे लगता है कि 3 एरिया जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे दिखता है, स्पेशली हमारा बिहार साइड में और ज़्यादा, कि सर एक सोशल जो इवल्स हैं, जैसे डाउरी हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर अर्ली मैरिज हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, तो उन सबको दूर करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक सशक्त महिला होगी ना, तो सशक्त महिला से ही सशक्त समाज और सशक्त देश का निर्माण होता है, मेरा ये मानना है। दूसरा है कि सर हमारा जो अभी यंग पॉपुलेशन है, आने वाले 20-30 सालों में वो ओल्ड जनरेशन में का हिस्सा बनेगा, और अभी भी जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए काफ़ी लिमिटेड काम होता है, नेगलेक्ट, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, और खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में तो इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ओल्ड जनरेशन के लिए एक प्रोडक्टिव एजिंग की उनके एक्सपीरियंस का हम कैसे यूज़ कर सकें यूथ को प्रेरणा देने के लिए, उनके वो फैक्टर है। और तीसरा सर यंग यूथ को, तो सर मतलब यूथ जो है वो इंजन है इस देश का, उसका कैसे पोटेंशियल को हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो 3 फोकस एरिया सर मेरा है और हमेशा से रहेगा। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात कही कि महिलाओं को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो महिलाओं को मजबूत करने के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि दहेज प्रथा जो है, डोरी सिस्टम है, हाँ सर, ये काफ़ी प्रभावित कर रहा है। जी सर। और महिला को क्या लगता है कि ये डोरी सिस्टम समाज में जो चल रहा है, हालांकि वैधानिक तरीके पे तो वो बिल्कुल बैन है, लेकिन चल रहा है समाज में भी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो, कैसे खत्म हो सकता है? सर सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपने जैसे बोला कि वैधानिक रूप से तो ये बंद है और 1961 से ही बंद है, बट अभी भी समाज में ये अंडर द टेबल होता ही है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो इसके लिए सर इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, और सोशल प्रॉब्लम का हम सोशल सॉल्यूशन ही ला सकते हैं। ठीक है, लीगल सॉल्यूशन जो है उनका सक्सेस लिमिटेड होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि सोशल अवेयरनेस लाई जाए, महिलाओं को एजुकेशन के प्रति उनका वो रुझान दिया जाए, और इंश्योर किया जाए कि एजुकेशन लेने के बाद उस एजुकेशन का और उस स्किल डेवलपमेंट का यूज हो, लाइक कि दे हैव टू बी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड एज वेल। जब इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगी ना महिलाएं, तब मुझे लगता है कि उन मतलब कि ये डेटा वाइज भी प्रूवन है स्वाभाविक रूप से कि उनका परिवार में जो है उनके शब्द का, उनके बातों का वो वैल्यू बढ़ता है। तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट तक तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे महिलाओं की काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और वो हो जाएगा तो मुझे लगता है धीरे धीरे इट विल, ऑल ऑफ ए सडन मैं नहीं बोलता हूँ कि होगा, पर धीरे धीरे कम हो जाएगा, और हो भी रहा है। आशीष जी, लास्ट में एक दो सवाल कर लेते हैं आपसे। जी सर। चूँकि हम लोग बिहार से हैं, हाँ सर, और आप बाहर में भी रह करके पढ़ाई कर रहे थे, तो बाहर में बिहार को लेकर के किस तरह की छवि बनी हुई है? सर सभी तो पॉजिटिव ही हैं, और ख़ासकर बिहार के बच्चों का काफ़ी मेधावी, हार्ड वर्किंग समझा जाता है। और आप सोशल मीडिया के ज़माने में मीन्स फॉर इंस्टेंस कि सर पहले इंफॉर्मेशन के उतने सोर्सेज नहीं थे, लिमिटेड सोर्सेज थे, वहाँ से लिमिटेड नॉलेज जाता था लोगों के पास। बट अब सोशल मीडिया के ज़माने में जब हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बिहार में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है सरकार के तरफ से,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से या फिर जो बच्चों की तरफ से अलग अलग मेधावी बच्चे जो बिहार में अच्छा अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे मुझे ये लग रहा है कि बिहार का इमेज काफ़ी पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। लाइक मैं जब भी बोलता था कि बिहार से हूँ, आईसी तैयारी कर रहा हूँ, देन दे यूज्ड टू थिंक कि यार बिहार के बच्चे काफ़ी मेधावी हैं। और इस बार तो सर प्रूव भी किया है बिहार के लड़कों ने कि सही में जो बोलते हैं वो करते बिहार के बारे में बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस इंजीनियर दे रहा है। इसके बावजूद बिहार एक डेवलपिंग स्टेट है। हाँ सर। इसका क्या वजह मानते हैं आप? सर आई कम्प्लीटली अग्री कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस इंजीनियर्स आते हैं, बट द थिंग इज़ कि सर डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव प्रोसेस है और इसमें आईएएस आईपीएस या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स जो हैं एक स्मॉल हिस्सा हैं। डेवलपमेंट के लिए हर एक व्यक्ति का अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आईएएस आईपीएस का जो रोल है वो ईमानदारी से निभा रहे हैं, बट अदर्स लोगों को भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना चाहिए और किसी भी फील्ड में, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, आर्ट हो गया, कोई भी फील्ड में अपना बेस्ट देने का कोशिश करना चाहिए। बिकॉज जब सब लोग मिल के कदम बढ़ाएंगे तभी बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस और आईपीएस सबसे ज़्यादा हैं तो बिहार डेवलपिंग होगा। अच्छा, हम लोग की मुलाकात पॉलिटिकल लोगों से भी होती है। जी सर। तो उन लोगों से भी हम लोग सवाल करते हैं कि बिहार में आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बन रहा है, हाँ सर। इंजीनियर में लोग जाते हैं और पॉलिटिकली भी लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद बिहार की तरक्की और जैसे गुजरात से कंपेरिजन करें, महाराष्ट्र से करें तो कम रहता है। तो उन लोगों का ये कहना होता है क्या कि जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ फैक्ट्री लगाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो उस तरह का चीज़ें नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लग रहा है वो भी चीज़? हाँ सर, मतलब आई टोटली अग्री कि कुछ तो लिमिटेशंस हैं। मतलब कि हर स्टेट का अपना कुछ स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है। हमारी शॉर्टकमिंग्स है कि हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, हमें एक्सेस टू पोर्ट नहीं है और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में पहले से मौजूद हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मौजूदगी जो है और दूसरे इंडस्ट्रीज़ को आकर्षित करती है, वो भी बिहार में थोड़ा सा कम है। बट एट द सेम टाइम बिहार का अपना स्ट्रेंथ है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और बिहार सरकार काफ़ी इनिशिएटिव भी ले रही है अब बिहार के जो अपना स्ट्रेंथ है उस पर कैपिटलाइज करने के लिए। जैसे सर मैं पढ़ रहा था कि खगड़िया में 2-3 फूड पार्क भी खुल रहे हैं। तो हमारी कुछ वीकनेसेस हैं, बट वी आर मिनिमाइजिंग आवर वीकनेसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड, सड़क, बिजली पे काम हो रहा है, बट वी आर ऑल्सो कैपिटलाइजिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ, दैट इज़ एग्रीकल्चर, आवर यूथ एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो बिहार आगे बढ़ेगा एंड आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट इट। लास्ट में, चूँकि मैंने पहले भी कह चुका कि लास्ट सवाल है, लेकिन फिर सवाल आ जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए तो आप किस स्टेट की सेवा करना चाहेंगे? सर आईएएस की सेवा है ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती है। तो मेरी इच्छा जो है मतलब मैटर नहीं करती है, ये मैटर करता है कि मुझे देश में कहीं भी भेज दिया जाए, मैं उसी। आशीष जी, मेरा सवाल ये है जी कि अगर आपकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए, इत्तेफाक से ऐसा कभी हो अगर हो जाए, तो आप किस स्टेट में जाना सर? मेरा जवाब, आप भले ही आपका सवाल कितने बार भी पूछें, सवाल बार बार पूछने से जवाब जो है गलत नहीं हो जाता है। मेरा जवाब वही रहेगा कि मैं मालवीय जी के विज़न में भी वो करता हूँ। गरीब लोग हर जगह हैं, बुज़ुर्ग लोग हर जगह हैं, विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत ऑलमोस्ट हर जगह है किसी ना किसी रूप में। तो सिंस आईएएस की सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है, तो मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई से भी, मैं वहाँ पे खुशी खुशी सर्व करूँगा। आपका कोई प्रॉपर इच्छा इसमें नहीं है? सर जब तैयारी शुरू किया था ना, तो मुझे बस आईएएस बनना था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यूपी में जाके आईएएस बनूँ या बिहार में जाके आईएएस बनूँ या उत्तराखंड में जाके आईएएस बनूँ। मुझे आईएएस बनना है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने का। आई हैव नो स्पेसिफिक इंटरेस्ट। मानते हैं कि किसी भी स्टेट में करेंगे तो अपने देश के लिए करेंगे? जी, क्योंकि अल्टीमेटली जिसे मैं सर्व करूँगा वो इस देश का नागरिक होगा, राइट? और नागरिक को सर्व करूँगा तो देश को सर्व होगा, देश की तरक्की होगी। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी भी दी है और वैसे लोगों को, वैसे छात्र जो पढ़ाई उनको भी इससे इंटरव्यू कर सुन रहे होंगे तो काफ़ी उनको प्रेरणा मिली होगी। आपने मुझे टाइम दिया, कोशियालों के दर्शकों को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। ये पूर्णिया का नाम रोशन करने वाले हमारे पूर्णिया के लाल आशीष कुमार मिश्रा जी हमारे साथ अभी मौजूद थे और इन्होंने बखूबी बताया कि कब कब आपके मन में नेगेटिविटी आती है और कैसे उसको दूर करके सफलता की ओर बढ़ना है।
और ख़ास तौर से वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की और उनके मन में कभी कभी एक दो बार असफल होने के बाद निराशा आ जाती है, तो निश्चित रूपेण उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार काफ़ी उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी है और यहाँ के लोगों की मेहनत के बदौलत ही बिहार भी तरक्की कर रहा है और हम ये भी कहेंगे कि देश भी तरक्की कर रहा है। हमारे बिहार के लोग सभी जगह हैं और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। तो निश्चित रूप में अगर ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनमें अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ गई होगी तो उनको आप छोड़ दीजिए। आशीष जी आपके लिए उदाहरण है, आप इनको फॉलो करिए। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। भारतीय ब्राइडल जोन एंड टैटू हाउस, महावीर कॉम्प्लेक्स, लखन चौक, चित्रवानी रोड, बिसाइड ऑफ मोंटी कार्लो, पूर्णिया। यहाँ ब्रांडेड सभी कंपनियों के सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे O3+, लोरियल, बेडो, लोटस, शाहनाज नेचुरल, ऑक्सीलाइफ, ऑरिफ्लेम, प्लेबॉय, रेगा, हुड्डा ब्यूटी, आइकॉन।